अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरपर्दा के साथ मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। 6 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वाज़े पैगाम दिया कि या तो हम मुआहिदा करेंगे या फिर काम मुकम्मल करेंगे। सदर ट्रंप का जुमला फिनिश द जॉब दरअसल तेहरान के लिए एक नए फौजी दबाव का इशारा समझा गया। अगले ही रोज 7 जुलाई को खलीज में मौजूद अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई शुरू की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 2 दिन के दौरान ईरान की मुतादिद अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। इन हमलों में हसास तनसीबात, तवानाई के मराकिज और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाने के दावे सामने आए। अमरीका ने इसी दौरान ईरान के तेल की फरोख से मुतालिक आर्जी इजाज़त भी ख़त्म कर दी, जिसके बाद लाखों बैरल ईरानी तेल समंदरी रास्तों में फंस गया और तेहरान पर मुआशी दबाव मजीद बढ़ गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। हमलों और जवाबी हमलों के इस सिलसिले ने 17 जून के इस्लामाबाद मुफाहमती मुआहदे को शदीद खतरे में डाल दिया और सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि ये अबूरी समझौता अब गैर मौसर हो चुका है। नतीजा ये निकला कि एक बार फिर आलमी तवानाई मंडी में बेयकीनी पैदा हुई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और दुनिया की मईशत एक नए बहरान के खदशे से दो चार हो गई। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 6 जुलाई को सदर ट्रंप का सख्त बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में बड़े अवामी इज्तिमा ने ईरान की दाखिली सियासी कुव्वत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया था। लेकिन ईरान पर अगले रोज होने वाली अमरीकी कार्रवाई की फौरी वजह सिर्फ ये बयान नहीं था, बल्कि आबनाए हुर्मज़ में पेश आने वाला वो वाकया था जिसे बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारे ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों को हमलों का सामना करना पड़ा। इनमें कतर से ताल्लुक रखने वाला एक टैंकर भी शामिल था। अमेरिका ने इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया। अमेरिका ने टैंकर्स हमले का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया और कुछ तज्जियाकार भी ऑयल टैंकर्स हमले के पीछे सख्त गिर ईरानी धड़े का हाथ देख रहे हैं, इसलिए कि आबनाए हुर्मज़ पर ईरानी कंट्रोल की जिम्मेदार IRGC है और IRGC का सख्त गिर धड़ा ये समझता है कि अमेरिका अपनी फौजी ताकत से ईरान को दबाना चाहता है। बिलाशुबा सख्त गिर ताकतवर धड़े की मौजूदगी के बावजूद ईरान का अमेरिका से MOU साइन करना ईरानी एतदाल पसंदों की बड़ी कामयाबी है। लेकिन अमन डील के करीब एक नाजुक मौके पर ईरानी सख्त गिर हल्कों की फौजी मुदाखलत सीज फायर को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर सकती है। इसलिए मुश्किल वक्त में सब्र इस्तकामत के साथ साथ ईरानी दानिश और फहम का भी इम्तहान है। क्या ईरानी एतदाल पसंद इस इम्तहान में कामयाब हो पाएंगे? बार बार ईरान अमेरिका सीज फायर खिलाफ वर्जी के होते मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन का ख्वाब कैसे पूरा होगा? ईरान अमेरिका मुआहदे का बार बार ट्रैक से उतरना पाकिस्तान और कतर के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और अली सरवर नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, 17 जून के इस्लामाबाद मुफाहमती मुआहदे के बाद बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ क्यों हो रही हैं? क्या ये गैर यकीनी की सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता के अमन से दुश्मनी नहीं है? देखें, पाकिस्तान ने जितनी मेहनत की है, जितनी कोशिश की है, जो दुनिया का कोई मुल्क कोशिश नहीं कर सका। फिर फील्ड मार्शल से मुनीर ने पर्सनल एफर्ट से, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको बहुत लाइक करते थे, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, एंड फिर फील्ड मार्शल डायरेक्ट उनसे बात करते थे, JD वैंस से बात करते थे, ईरानी लीडर से बात करते थे, गल्फ के ममालिक से बात करते थे, तुर्की से बात करते थे। ही डिड पर्सनल एफर्ट और अल्टीमेटली जनवरी में इसको हमने एक इस्लामाबाद अकॉर्ड MOU साइन करवाया और वहाँ ये भी डिसाइड हुआ कि 3 टेक्निकल कमेटी बनेंगी, वो सारा वो डिसाइड हुआ। बात ये है कि देखें, ईरान ये जो मुआहदा हुआ है इसमें आई पर्सनली फील ईरान इज बेनिफिशियरी। ईरान की सैंक्शन खत्म हो गई, ईरान के एसेट रिलीज हो गए, ईरान को अलाउ कर दिया कि आप अपना ऑयल और गैस जो है मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं। और उसके बाद उनको $300 बिलियन का जो उनका जो नुकसान था इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी कहा जी के विल मेक अप दैट डेफिनेटली, जिन ममालिक से भी हम लेके देंगे। उसके बाद ईरान को चाहिए है कि दे हैव टू इंश्योर के एक कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जैसे चल रहे हैं। और अगर कोई शिप एक आध वायलेशन करता भी है तो आप उसको वार्निंग दे दें, आप उसको वार्निंग शॉट्स फायर कर दें। उसके बाद पाकिस्तान और कतर जो है वो इसमें मीडिएटर हैं, आप उनको इन्फॉर्म करें जी कि ये शिप ये कर रहे हैं,
आप इमीडिएटली अमेरिका को बताएं, उनको बिल्कुल। वहां से रूट डाइवर्ट करें, वापस चले जाएं। दिस रोड इज नॉट ओपन फॉर दिस ट्रैफिक, वो भी नहीं बिल्कुल। किया। और आप उधर आपके रहबर आला आयतुल्लाह अली खamenei शहीद की तदफीन हो रही है। पूरा ईरान बल्कि पूरी आलम इस्लाम वो इस वक्त शोक में है, कर रहे हैं। आपने 3 जहाज, जिसमें एक सऊदी अरब का, एक कतर का और एक आई थिंक एक और जो मुल्क है, 3 जहाजों पे आपने ड्रोन फायर करके उनको नुकसान पहुंचाया। आपने सऊदी अरब से भी ताल्लुकात थोड़े से खराब किए, बिल्कुल कतर बिल्कुल। से भी, जिनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। हम्म। फील्ड मार्शल रासिम ने बड़ी कोशिश करके ईरान को भी समझाया था, सऊदी अरब को, कतर को समझाया कि आप आपस में खलीजी ममालिक आपस में मत क्लैश करें। यही इसराइल चाहता है, आप डिस्ट्रॉय, और खुदा न खास्ता नुकसान हुआ उसका बेनिफिट इसराइल होगा। तो वो भी हुआ, लेकिन आपने उसका बावजूद इसके किया, उससे इसराइल तो यही चाहता है, इसराइल यही को बड़ा खुश हुआ और अमेरिकन प्रेसिडेंट रिटेलिएशन की जी जी। और बड़ी ठीक ठाक 85 टारगेट पे, वो 80 टारगेट उन्होंने अटैक किया। फिर आपने अटैक किया, फिर वहां से अटैक हुआ। अभी शुक्र है कि खुदा के दोबारा अभी रुके हुए हैं। इस कॉन्टेस्ट में ईरान को चाहिए कि रिस्ट्रेन हो, ईरान को नहीं चाहिए कि वो इंस्टॉल अंग्रेजी करवाए। अमेरिका को बहुत प्रेशर प्रेजेंट के ऊपर, बिकॉज ही हैज नॉट गेन एनीथिंग, ही बिल्कुल। कैन नॉट सेटिस्फाई इट्स ओन पब्लिक कि मैंने क्यों अटैक किया, बिकॉज ही कुड नॉट अचीव देयर वॉर ऑब्जेक्टिव्स। और इसराइल को भी, और इसराइल ये चाहता है कि ईरान पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि उसका हमेशा के लिए ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इजराइल भी चाहता है कि ईरान डिस्ट्रॉय हो। अली सरवर नकवी साहब, बार बार ये तासुर क्यों उठता है कि ईरान की तरफ से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है? क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, और अगर कुछ ऐसा मामला होता है कि सऊदी अरब को कहीं पे भी हिट किया जाता है ईरान की तरफ से, तो जाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। तो बार बार पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिश है उसको इस तासुर से नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? देखिए, ईरान जब ये जंग में इन्वॉल्व है और वो अपनी डिफेंस पे अपनी डिफेंस कर रहा है, अपनी दिफा कर रहा है, तो उसको ये तो नहीं देखना है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है। वो तो अपने कासिद पे लगा हुआ है ना। उसका मकसद ये है कि वो अपनी दिफा करे। अच्छा, अभी हाल में ईरान को ब्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने जो हमले वहां जो टैंकर्स खड़े हुए थे आपने हुर्मुज में, उन पे हमले किए, जिसके वो सऊदी भी टैंकर था, कतर का भी टैंकर था। तो ये जो ईरान ने अभी किया है, तो ये एक किस्म की ज्यादती थी। और इस्लामाबाद मुआहदा ऑलरेडी लागू था। बिल्कुल। तो बहरहाल आई डोंट ब्लेम ईरान। मैं समझता हूँ ईरान अपनी दिफा के लिए देख रहा है, कोशिश कर रहा है, जो भी कर सकता है। ये तो जंग की सूरत है, इसमें दे आर नॉट गोइंग टू सी कि पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा। पाकिस्तान के कोशिशों को वो अप्रिशिएट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी अब्बास कराची का एक और मैसेज आया था। तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है, इसमें कोई सिंपल आप जजमेंट नहीं कर सकते कि ये ऐसे क्यों है या वैसे क्यों है। इसमें अलबत्ता जो अहम बात है कि दोनों मुल्कों को अब एहसास है, अमेरिका को और ईरान को, कि जंग कोई हल नहीं है। और इसी वजह से इस्लामाबाद MOU मुआहदा एग्री हुआ था, उस पे इत्तेफाक हुआ था दोनों ग्रुप्स का। जी जी। तो ये जो मुसल्लमा बात जो उनको दोनों को समझ में आ गई है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जंग दोबारा उस तरह नहीं शुरू होगी जैसे कि 28 फरवरी को हुई थी। अच्छा, जंग उस तरह शुरू नहीं होगी, आपका ये कहना है। तो ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अभी अली साहब कह रहे थे कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करती है, मानती है कि पाकिस्तान ने सालसी के लिए बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन एक तासुर ये भी है कि ईरान की मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के दरमियान कुछ नज़रियाती इख्तिलाफात हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक तरफ सियासी क़यादत जो है वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रही है, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप में कहीं ना कहीं वो कोई अटैक ऐसा हो जाता है
जो कि उन तमाम मामलात को फिर से पीछे ले जाता है। तो अगर तो वाकई ये इख्तिलाफात हैं तो फिर ये तो हर वक्त खतरा रहेगा कि अब फिर जंग शुरू हो गई, अब फिर जंग शुरू हो गई। देखें, बात ये है कि ये पाकिस्तान के तो चले कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि इट इज अ टेम्पररी सीज फायर, आर्जी जंगबंदी है। बिल्कुल। आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी करने के लिए ही ये अकॉर्ड साइन किया गया है, और इसमें पाकिस्तान की और तुर्की की बहुत एफर्ट है। फील्ड मार्शल की तो दुनिया रिकग्नाइज करती है जिस तरीके से एफर्ट की गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले जो 50-60 दिन लड़ाई रही, कितनी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हुई, कितनी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, कितने फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हुए, दुनिया हिल के रह गई। पूरी दुनिया पर एक फिंगर क्रॉस कीजिए, ये पाकिस्तान ने मार्का किया कि उनकी जंगबंदी करा दी। अब अगर दोबारा आप मुझे बताइए इन हरकत की वजह से एक दफा दोबारा जंग छिड़ जाती है तो दुनिया की इकोनॉमी, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को क्या प्रॉब्लम है? तमाम ममालिक को, पूरी दुनिया इसको चाहती है सवाई इजराइल के कि लड़ाई नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। ना अमेरिकन पब्लिक चाहती है, ना अमेरिकन सेनेट चाहती है, ना उनकी कांग्रेस चाहती है, ना नेटो चाहता है, ना यूरोपियन यूनियन चाहती है। खलीजी ममालिक तो बिल्कुल पीछे में, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते। फिर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये हमारे ममालिक, नोबडी वांट्स वॉर। यही प्रेशर जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मजबूरन जंगबंदी की है, अदरवाइज वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको क्या हासिल किया आप मुझे बताइए? चारों टारगेट से उनको चारों अचीव नहीं हुई, तो उनके वो ही कांट गो एंड टेल द अपनी अमेरिकन पब्लिक को मैंने लड़ाई क्यों की और आपने हासिल क्या किया और आपने किस टर्म्स के ऊपर आपने कंडीशन दी। बिल्कुल। इसकी वजह से समझने की बात ये कि ईरान इज अ बेनिफिशियरी। सो ईरान को ये सोचना, ये दफा का हक तो उस वक्त हो गया अमेरिका इस पर अटैक कर रहा हो। अगर एक शिप गलत लाइन में आ गया है, 3 लेन बनी हुई है, एक नॉर्दर्न लेन है, एक सेंट्रल लेन जिसे माइन लगी हुई है, एक सदर्न लेन जो ईरान के कंट्रोल में है जी। अगर वो ओमान की लेन में आ गया जहाज नॉर्दर्न लेन से, तो आप उसको कम से कम चलें, उसको वार्निंग दे रोक तो दें। आप उसको, आपके ताल्लुकदार सऊदी अरब से, आप सऊदी अरब को रिंग कर दें, आप तुर्की को रिंग कर दें, आप पाकिस्तान को रिंग कर दें, आप कतर को रिंग कर दें, जी ये जहाज अगर इसको प्लीज रिटर्न, वी विल हैव टू, बाकी इनकरेज होंगे, बट यू कांट डायरेक्टली फायर, योर नो रीजन। और आप ये भी रोग अगर बनेंगे और आपके रेडिकल एलिमेंट जो आपके हैं वो मेरे ख्याल में इनके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। गवर्नमेंट को वो अपने सोच सकते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। आपकी अवाम ने इतनी 47 ईयर से मिजरी से गुजरी हैं। आप जब ऑयल और गैस बेचने शुरू कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपके अवाम को ट्रिकलिंग इफेक्ट जाएगा, उनके हालात बेहतर होंगे, उनका गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, गवर्नमेंट विल मोर स्ट्रॉन्ग। आप इस वक्त जैसे आपको जरूरत नहीं है करने की। इस वक्त अमेरिका लूजर है, अमेरिकन के पास कुछ भी नहीं है सवाए न्यूक्लियर डी न्यूक्लियराइजेशन के, जो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने क्या हासिल किया? नथिंग। और फिर ईरान इजराइल को देखेंगे, इजराइल दिल बना रहा है, रो रहा है कि जी किसी से लड़ाई हो जाए, ईरान को मिलिटरी जीरो कर दो। बिल्कुल। आप क्यों मौका दे रहे हैं? डोंट यू अंडरस्टैंड इट? अब इतनी कोशिश है, पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है। ईरान स्ट्रांग है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी डेप्थ मिलती है, वी फील वेरी सिक्योर अबाउट इट। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको चाहिए कि ईरान को चाहिए अपनी गवर्नमेंट को कि ईरान रिपब्लिक गवर्नमेंट से बात करे, प्लीज शो रिस्ट्रेंट, डोंट डू ये आप इनिशिएटिव मत लें, आप इस तरह की स्टाइलिंग मत करें। तो ब्रिगेडियर साहब कोशिश करेंगे फायदा। फिर क्या ये समझा जाए कि जंग में आबनाए हुर्मज़ ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है, और क्या वाकई ईरान आबनाए हुर्मज़ पर मुस्तकिल और मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है? देखें, उनकी नॉर्दर्न साइड पर ओमान है, दरमियान में माइन लगी हुई हैं, सदर्न साइड पे ईरान है। बिल्कुल जी, आप ओमान के एरिया में ओमान और ये मिलकर इसको चला सकते हैं। सेकंड, आपकी जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी खलीजी ममालिक से, तो फिर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अमेरिका को एक बार विथड्रॉ होने दें, मुआहदा साइन होने दें, आप 100 चीजें कर सकते हैं। आपका कंट्रोल फिर भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। यू कांट, नोबडी कैन टेक इट। डिस्पाइट लड़ाई की, क्या वो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल लिया? नहीं खोल सकते। दैट मींस अंडरस्टूड कि ईरान का कंट्रोल रहेगा, बट आपको किसी हालत में भी अमेरिका को इस्तेमाल मत देना है। उनका इस वक्त ईगो भी हट हुआ है, बिल्कुल। उनको एम्बेरसमेंट भी हुई, उनकी साख को भी नुकसान हुआ है, क्रेडिबिलिटी भी खराब हुई है, जबकि वो एक सुपर पावर है।
ठीक है, और फिर इजराइल से भी उनके ताल्लुकात खराब हो गए हैं और इजराइल तिलमिला रहा है किसी तरीके से। क्योंकि देखिए उसका क्या डिजाइन था कि ईरान को बिल्कुल मिटाइल जीरो कर दो, उसके मिसाइल्स, उसके ड्रोन्स, उसके रिजीम चेंज कर दो, वहां पर अपनी मर्जी की वो ईरान की वो इजराइल हुकूमत ले, वो रिकग्नाइज कर ले इजराइल को। फिर जब वो ग्रेटर इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट जाता है, उसको कोई थ्रेट ना हो इजराइल की, ये ईरान की तरफ से। दैट इज व्हाट दे वांटेड। लेकिन अब वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। दूसरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ कि जब ईरान नहीं हुआ, फिर खलीजी ममालिक और ईरान आपस में मिल गए, दे रियलाइज नाउ वी हैव टू टुगेदर टू काउंटर इजराइल। तो वो तो अभी बड़ा परेशान बैठे हैं। तो इसको यही फील्ड मार्शल ने इनको समझाया। तो आप इस वक्त अपनी स्ट्रेटजी यूज करें, अपना सियासत इस्तेमाल करें, किसी तरीके से माहिदा को पैर तकमील पहुंचाई। तो यूनाइटेड नेशन में जाके ये वहां से अथेंटिक वेरीफाई होके आएगा रेजोल्यूशन की शेप में। देन अमेरिका इसको इतनी आसानी से यूनिलेटरली नहीं फाइल करेगा। ये मराहल पूरे होने दें। दैट्स व्हाट आई से। तो ब्रिगेडियर साहब, के नकवी साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी है जो एक सोच आती है कि हालिया अमरीकी हमलों में ईरान के रूस चीन तिजारती राब्ते जो है वो निशाना बने और बैनुल अक़वामी राहदारी में शामिल जो रेलवे लाइन थी उसको भी तबाह करके ईरान की मईशत को निशाना बनाया गया। क्यों? लेकिन दे विल लाइक टू पिंच यू। आपको वो नुकसान करेंगे इकोनॉमिकली। दिन से उन्होंने अपनी सैंक्शन भी लगा दी, दोबारा ऑयल गैस पे सैंक्शन लगा दी। व्हाट हैव यू गेन? इस 3 जहाजों पे अटैक करने से आप मुझे ये बताइए कि ईरान ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया? सिर्फ खोया, पाया नहीं। ये उनको समझ होनी चाहिए। आपने क्यों अपने ये सैंक्शन अपने रुकवा ली? आपने क्यों स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और एक मिसट्रस्ट को और दोबारा फिर लिया है? जो फील्ड मार्शल ने इतनी मुश्किल से, दुनिया के कोई मुल्क इसको किसी तरीके से भी इसको वो कंट्रोल नहीं कर सके। दुनिया का मुल्क जो है वो इसको सीजफायर नहीं करा सके थे, ये मुआहदा नहीं करा सके जो हमने करा के दिखा, दुनिया को बता दिया। हमारा स्ट्रक्चर दुनिया में हाई हो गया। इसको पाए तकमील तक पहुंचने 60 दिन से 90 दिन हो जाए, 120 दिन हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको चलने दें। और अभी भी आई एम वेरी होपफुल, लड़ाई नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कि दुनिया नहीं चाहती लड़ाई हो। नंबर 2 कि इस वक्त जो हालात हैं वो फेवर में नहीं है इकोनॉमिकली, एनर्जी की तरह, फूड सिक्योरिटी की तरह। इससे भी लड़ाई नहीं होगी और फिर ये सूट भी नहीं करती इस वक्त। इसलिए इन एनवायरनमेंट्स के अंदर पूरी कोशिश करें कि ईरान अपनी मिलिट्री पावर को भी बचाए, अपने सॉवरेनिटी को भी बचाए, अपनी ईगो को भी बचाए। आप पहले ही आपका अपर हैंड है, आप अच्छी कंडीशन, आपने अपनी मॉरल हाई ग्राउंड से आपने नेगोशिएशंस किए, आपको उसमें भी आपको फायदा हो रहा है। तो इसको लेके चले बिल्कुल, इस्तेमाल नहीं करते। दिस व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो ब्रिगेडियर साहब, आप इस तमाम तरफ सूरत हाल में जो दोबारा से पैदा हुई है जंग के हवाले से, खलीजी ममालिक के रवैये को या रद्द-ए-अमल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब जंग शुरू हुई थी तब उनका बिहेवियर बहुत कंट्रोल था, लेकिन अब जब दोबारा से ये मामला शुरू हुए हैं तो उनका रद्द-ए-अमल ऐसा है कि अगर अब अटैक हुआ तो हम जवाबी अटैक करेंगे। क्या ऐसा हम कहें कि मुमकिन है कि खलीजी ममालिक अब अगर ईरान की तरफ से अटैक आता है तो वो जवाबी हमला करेंगे? देखिए, इसमें बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि खलीजी ममालिक बिल्कुल नहीं चाहते ईरान से लड़ाई करना। इसलिए कि देखिए, ईरान बेसिकली अगर देखें तो वो खलीजी ममालिक पर अटैक नहीं कर रहा। वो जहाँ पर अमेरिकन अड्डे हैं, बेसिस हैं, वहां पर उनके ईरान की अमेरिका की तनसीबात को नुकसान पहुंचाता है, उनके ट्रुप्स को नुकसान पहुंचाता है, उनके रडार्स को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर वो करता है क्योंकि बेसिकली अब जाहिर है कि जब आपके खलीजी ममालिक में उन्होंने आके पूरे बेसिस कायम किए और सारा खर्च भी इन ममालिक ने किया है, तो ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए उनसे लेजिटिमेट राइट है। लेकिन ईरान को भी सोचना चाहिए और यही फील्ड मार्शल दोनों को समझाया था कि आप ना सेक्टेरियन क्लैश करें, ना आपस में लड़ें, बल्कि आप ईरान और खलीजी ममालिक शुड गेट टुगेदर। जब आपकी दोनों फोर्सेस मिल जाएंगी, यू विल हैव अ फोर्स मल्टीप्लाई, आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इजराइल विल थिंक 10 टाइम बिफोर अटैकिंग कतर को करे या किसी और ममालिक को करे, सऊदी अरब को करे या कहीं जाए, बिकॉज नोइंग कि ईरान इनको सपोर्ट करेगा। तो इन चीजों का फायदा उठाने बजाय कि आप अकेले हैं, योर 5 fingers, but when it's a fist, it's very strong. That is what Field Marshal has told you.
बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, अगर अमेरिका ईरान को दबाव में लाकर फिर मुज़ाकरात करना चाह रहा है तो फिर ये किस तरह मुमकिन है? क्योंकि ईरान तो हर्मज़ को अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी। ऐसी सूरत में अमन कैसे होगा? क्योंकि मशरिक़ वुस्ता की तरफ से भी एक कशीदा सूरत हाल है कि अगर ईरान ने दोबारा अटैक किया तो वो भी जवाबी अटैक कर सकते हैं, और ईरान इस वक्त ऐसे चौकन्ना बैठा है कि अगर कहीं से कोई सायरन भी बजता है तो वो जवाबी वार करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये अमन वाली सिचुएशन कैसे स्टे करेगी? क्योंकि अभी तो फिर वही बात आती है, सूरत हाल ऐसी है, कभी जंग कभी अमन, कभी जंग कभी अमन। देखिए, अमेरिकन को वो बेटर हुए हैं कि उनको वो कामयाबी नहीं जो करनी थी। जो अपनी कामयाबी अचीव कर चुका है, अपनी मर्जी का मुआहदा करा चुका है, दैट कंट्री हैज टू सिट क्वाइट, remain defended, remain strong, remain vigilant, but don't do anything जिससे उसको इश्तियाल है दूसरी पार्टी। This is what it is. बिल्कुल। आप अभी आपने मुझे ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं ऑनेस्टली आई जेन्युइनली फील एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईरान। ईरान ने बड़ी रेजिलियंस सिखाई है। ईरान हैज री-इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री पावर, और पाकिस्तान ने बहुत उनको सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे किया, और करना भी चाहिए था, हमारा नेबी मुल्क है। लेकिन ईरान को ये समझना चाहिए कि इस वक्त उनके फायदे में ये है कि जंगबंदी फाइनल हो जाए। जहाँ जंगबंदी फाइनल हो जाएगी वहाँ इजराइल की नेतन्याहू भी हट जाएगा, इस पे केस भी चलेगा, ये जेल भी चला जाएगा। अब बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको करने की जरूरत है। और अमेरिका की फर्स्ट टाइम है कि इजराइल की आपस में बहुत दूरियां हो गई। अमेरिकन अवाम ने रियलाइज किया कि ये हमने अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने इजराइल की लड़ाई लड़ी है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये सोच शुरू हुई है। इसलिए इस मौके पे बहुत तहम्मुल की जरूरत, बहुत एतमाद साजी की जरूरत, और आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करें कि आपने जो एजेंडा, जो आपने मुआहदा किया, उसको फाइनल करें, टैक्टफुली। ये आपको करना चाहिए। सही। आपको भी लड़ाई ना अमेरिकन को भी सूट करती है, ना आपको सूट करती है, ना अमेरिकन पहले लड़ाई में क्या हासिल कर लिया, अभी भी कर लेंगे। तो वो अगर करेंगे तो ईरान भी तो इजराइल को तबाह कर देगा। बिल्कुल, वो इजराइल को तो नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। और ईरान का पहला टारगेट ही इजराइल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपके वक्त का। एक छोटे वापस आएंगे हमारे साथ। बलूचिस्तान में 5 जुलाई से 8 जुलाई के दौरान 3 दहशतगर्द हमलों के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी है। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान अब तक 75 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का चैलेंज हज़ारों जानों की कुर्बानियों, 20 ऑपरेशंस के बावजूद 2 दहाइयों से बरकरार है। आज आम पाकिस्तानी पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी कामयाबियों के तनाजुर में ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि दहशतगर्दी का मसला खुसूसन बलूचिस्तान में आखिर हल क्यों नहीं हो पाता। सवाल जायज़ है, लेकिन जवाब जानने के लिए बलूचिस्तान में दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज को नायाब मादनी खजाने, गवादर की गेम चेंजर सी पोर्ट और खित्ते में तिजारत का मुस्तकबिल कहलाई जाने वाली सी पैक के तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। इस हवाले से DGISPR की 8 जुलाई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल है। DGISPR के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक 3 दहशतगर्द हमलों में मारे जाने वाले 54 दहशतगर्दों में से अक्सरियत अफगान है। दहशतगर्द हमलों के पीछे एक मंसूबा है, मास्टर माइंड है, इरादा है, लॉजिस्टिक्स है और ऑपरेशनल तसलसल है। दहशतगर्द अनासिर अफगान तालिबान की नाजायज़ हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को ऑपरेशन बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। DGISPR ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दिया और कहा कि दुश्मन नहीं चाहता कि बलूचिस्तान खुशहाल हो, क्योंकि वो जानता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वजूहात और मुलव्विस अनासिर क्या हैं। इस पर बात करेंगे मुआविन खुसूसी बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफ जई साहब से। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। DGISPR ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के नेटवर्क के पीछे मंसूबा बंदी है, मास्टर माइंड है। ये क्या मंसूबा है और इसका मास्टर माइंड कौन है? कौन कौन सी ऐसी बैरूनी कुव्वतें हैं जिसमें मुलव्विस हैं? क्योंकि हमें आम आदमी को जो पता है या तो भारत है या अफगानिस्तान है, और कौन कौन सी कुव्वतें हैं? जी देखें, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में जो कुव्वतें मुलव्विस हैं बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में, इनके पीछे पस पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं और ये क्यों बलूचिस्तान के हालात ख़राब करना चाहती हैं। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 44%
जमीनी हिस्सा जो है बलूचिस्तान का वो पाकिस्तान में शामिल होता है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के साथ दो मुल्कों की सरहदें लगती हैं और उन सरहदों का जो रकबा है वो 2160 किलोमीटर है। हमारी अफगानिस्तान के साथ 1260 किलोमीटर पर तवील सरहद है और इसके साथ साथ ईरान के साथ हमारी 900 किलोमीटर पर तवील सरहद है। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख्वारिज अफगानिस्तान से ये जो 1260 किलोमीटर की तवील सरहद है, यहाँ से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, यहाँ से दरअंदाजी होती है और ये आकर बलूचिस्तान के अमन को सबूताज कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मासूम शहरियों का कत्लेआम करते हैं। गुज़िश्ता साल मार्का-ए हक के बाद भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त छुपाने के लिए, उसके ऊपर जो अवामी एक रद्द अमल आ रहा है हिंदुस्तान में, मोदी सरकार से जो सवालात किए जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए, उन सवालों से छुपने के लिए अब अपनी प्रॉक्सीज को, ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इस टेररिज्म को पूरे भारत ने स्पॉन्सर किया है और इसराइल और अफगानिस्तान इसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसराइल इन्हें हथियार दे रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, इनकी जो है ना इनको आलात चाहिए होते हैं टेक्निकल, वो इन्हें फराहम करता है। अफगानिस्तान इन दहशतगर्द गिरोहों को अपने मुल्कों में पनाह देता है। ये जो फितनतुल ख्वारिज हैं, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, इनकी महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, इनके कैंप्स अफगानिस्तान में है, इनको ट्रेनिंग्स अफगानिस्तान में दी जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों रेंजर्स के ऊपर हमला हुआ और देखिए उसमें जो एक जख्मी दहशतगर्द पकड़ा गया, उसने इस बात का इतराफ किया कि वो अफगानी है और उसे इसकी सारी प्लानिंग जो है अफगानिस्तान में कराई गई थी, सारी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में दी गई थी और उसे भेजा गया था कि उसने जाकर रेंजर्स के ऊपर अटैक करना है। तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, ये तो एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। तो दूसरा जो है ये ख्वारिज और ये फितनतुल हिंदुस्तान। वैसे तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है, लेकिन क्या जो रिसेंटली हमने ज़्यादा अटैक्स देखे हैं, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान का भी एक कलीदी किरदार है, तो बलूचिस्तान के ये जो गुज़श्ता कुछ अरसे में हालात हुए हैं, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो इतना एक्टिव है इन ममालिक में सुलह करवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसराइल को भी इससे ख़ास परेशानी लाहिक है, तो गालिबन इसराइल भी इसमें मुलव्विस है। ये देखिए 3 वजूहात हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। एक वजूहात तो ये है कि हमने जो अभी एक दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है, हमने मुमकिना तीसरी आलमी जंग को रोका है, लाखों जानों की जिंदगियों को हमने महफूज बनाया है। इसके बाद जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं, उन्हें बहुत कारी ज़रब लगी है। अब वो इस हजीमत का बदला उठाने के लिए और दुनिया में जो है पाकिस्तान को एक जो है डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरा जो बलूचिस्तान में सरमायाकारी है, बलूचिस्तान में सीपैक है, बलूचिस्तान में रेकोडेक है, बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट है, बलूचिस्तान में रेकोडेक है। इन्हें पता है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान का जो एक उभरता हुआ इमेज है पूरी दुनिया में, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होगा और अमन के लिए तो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दूसरी ये वजूहात है। तीसरी वजह जो है ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ से दरअंदाजी ज्यादा है। भारत अपनी मार्का हक की शिकस्त को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। बलूचिस्तान को डिस्टर्ब रखना चाहता है क्योंकि बलूचिस्तान डिस्टर्ब होगा तो पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। ये 3 वजूहात हैं जिसको आप समझें और मद्देनजर रखें तो आपको ये सारा सिनेरियो समझ आएगा कि भारत, इसराइल, अफगानिस्तान, ये जो नया ट्राइका बना है, ये क्यों बलूचिस्तान को के हालात खराब कर रहा है। और एक बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, जिम्मेदार पोजीशन पर हूं, जिम्मेदार शख्स हूं, जितने भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसमें वो नेटो का $8 बिलियन का असला जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़कर गई हैं, वो असला इस्तेमाल हो रहा है। इन्हें फंडिंग सारी हिंदुस्तान से हो रही है। अब तो फंडिंग डबल कर दी गई है। भारत ये चाहता है कि बलूचिस्तान को डिस्टर्ब रखकर पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखे। अगर पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा तो जो पाकिस्तान की अब जो गोल पाकिस्तान अचीव कर रहा है वो गोल अचीव नहीं कर सकेगा। तो ये एक पूरा प्री प्लान स्क्रिप्ट है और इस प्री प्लान स्क्रिप्ट में जो है भारत अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए डेमोग्राफिक चेंज का फॉर्मूला भी तो लाया जा सकता है। देखिए, हमें जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये मसला है कि ये जो बॉर्डर है इसको हम सिक्योर कैसे करें। 1260 किलोमीटर बॉर्डर है, हमने फेंसिंग भी लगाई थी, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको फेंस किया था, लेकिन ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं जहां पे ये बॉर्डर लाइन मिलती है, रेगिस्तान है, सहरा है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि रेगिस्तानों में हवा चलती है तो वो जो फेंसिंग लाइन होती है वो रेत के नीचे दब जाती है। इसी तरह ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके जो हैं, यहाँ पर दहशतगर्द जो है टीटीए की सपोर्ट से, मैं खुलकर नाम लूंगा, जो अफगान तालिबान रिजीम बैठा हुआ है उसकी सपोर्ट से इस फेंसिंग को काटते हैं और काट कर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। हमें जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो दरपेश है वो जो है दरअंदाजी का मसला दरपेश है। अगर इनकी दरअंदाजी रुक जाए, अगर ये अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर अफगानिस्तान से तश्कीलें और दहशतगर्द नहीं आए पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान के हालात कंट्रोल हो सकते हैं। इस पर हमने जो है ना बारहा
फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है और फेडरल गवर्नमेंट ने और फॉरेन ऑफिस ने इस पर आलमी फोरम पर भी इस मसले को उठाया है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी लेकर गए हैं, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, कतर है या टर्की है, उनके साथ भी बातचीत की है। लेकिन जो एक गैर संजीदा क़यादत अफगानिस्तान में बैठी है, वो दहशतगर्दों को एक तो महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है, दूसरा वो दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस पूरे खिते को जो है अफगानिस्तान में बैठे हुए उन दहशतगर्द गुरोह से सख्त खतरात लाहक हैं। 25 दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं और अफगान जो तालिबान रिजीम है वो उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा बाबर साहब, क्या पाकिस्तान के वसी तर मफाद में विफाक को बलूचिस्तान की तरक्की के तेज रफ्तार प्लान के साथ गवादर पोर्ट और सी पैक का कंट्रोल संभालने की तजवीज़ पर बात नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है और ये एक अच्छी तजवीज़ है और मैं इस तजवीज़ को सराहता हूँ। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान जो है वो एक जो है अपने तरीके से काम करता है, एक मैकेनिज्म के तहत काम करता है। तो इस मैकेनिज्म में अगर हमारा बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो ये एक अच्छी तजवीज़ है। गवादर पोर्ट है या सी पैक है, उसे जो है ना फेडरल गवर्नमेंट जो है खुद जो है टेक ओवर करें और इन दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि इन दहशतगर्दों का टारगेट ही जो है हमारी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे खत्म करना है। अगर वो इसको टेक ओवर करेंगे तो हम तो इनको फैसले को सराहेंगे। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल है, सी पैक और गवादर पोर्ट में पाकिस्तान के अलावा चीन के भी खासे स्टेक्स हैं और चीन के आ रही है आपकी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये बेटर प्लान है और दुनिया के बहुत सारे जो हैं पावर कॉरिडोर जो हैं वो बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के, बलूचिस्तान की सरमायाकारी को रोकने के लिए इस प्लान का हिस्सा है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइनीज की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। चाइनीज ने बलूचिस्तान में अपने इंजीनियर्स की, अपने टेक्निकल स्टाफ की कुर्बानियां दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, उस पर हम डाउट नहीं कर सकते, उस पर हम शक नहीं कर सकते। लेकिन देखें, जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो कुव्वतें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो कुव्वतें बलूचिस्तान के हालात खराब कर रही हैं, बीएलए और बीएलएफ कौन है? वो भारत की प्रॉक्सीज हैं, उन्हें इसराइल की आशीर्वाद हासिल है, उन्हें अफगानिस्तान फैसिलिटेट करता है। तो मैं ये समझता हूँ बलूचिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को और बलूचिस्तान की जो एक फाइनेंशियल लाइन है उसे डिस्टर्ब करने के लिए सारी साजिश रचाई जा रही है। अच्छा बाबर साहब, बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस, तालीम की कमी, रोजगार के मौक़ों का ना होना, एहसास महरूमी, हद से ज़्यादा गुर्बत, अगर देखा जाए तो ये मसाइल बैरूनी मुदाखलत को जवाब फराहम करते हैं। आखिर सिविल हुकूमतें इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं देती? क्योंकि अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद बलूचिस्तान अब तक पसमानदा ही है। देखिए, ये इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं लाइन ऑर्डर के, उसके ऊपर मैं ये कमेंट करूंगा कि ये गुड गवर्नेंस का इशू है ही नहीं, क्योंकि जो कुव्वतें बलूचिस्तान में मुलविस हैं, बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, वो बलूचिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। ना उन्हें रोजगार से कोई सरोकार है, यहाँ तक कि अगर बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट होती है, कोई सड़क बनती है, कोई स्कूल बनता है, कोई अस्पताल बनता है, तो ये दहशतगर्द आकर उस मशीनरी को जला देते हैं। ये एक नैरेटिव बनाया जाता है बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिल रहा है, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में कोई एहसास महरूमी नहीं है। बलूचिस्तान का शहरी भी इतना ही खुशहाल है जितना बलूचिस्तान के दीगर सूबों का शहरी खुशहाल है। ये एक बयानिया बनाया जाता है, गवर्नेंस का इशू है नहीं। ये तो पाकिस्तान की बका की लड़ाई है, पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। इसमें जो दहशतगर्द है, ना वो पार्लियामेंट को मानता है, ना वो आइन को मानता है, ना वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को मानता है। वो तो सिर्फ एक ही रट लगा रखा है कि मैंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। तो ये जो इस टाइम जो बलूचिस्तान के हालात हैं, ये गवर्नेंस से भी रिलेट नहीं करते, ये मैं समझता हूं कि जो है ना तरक्की से भी रिलेट नहीं करते। ये एक लाहासिल जंग की तरफ से स्पॉन्सर्ड लाहासिल जंग है और ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इन दहशतगर्द तंजीमों को बिल्कुल प्लान करके भेजा गया है कि आपने बलूचिस्तान के दिल के ऊपर, पाकिस्तान के दिल के ऊपर हमला करना है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुआविन खुसूसी बलूचिस्तान हुकूमत बाबर साहब, आपके वक्त का एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मिस्र के खिलाफ अर्जेंटीना की मुतनाज़ जीत ने इवेंट का मजा किरकिरा कर दिया। इससे पहले सदर ट्रंप के मुतालबे पर अमेरिका के फलन बैलोगन की मुअत्तली का ख़त्म करने के फैसले ने भी फीफा की अहलियत और कानून पसंदी के उसूलों को बेनकाब कर दिया था, जबकि ईरान के मैक्सिको में क़याम और अमेरिका में तमाम मैचेस और नामसाइद हालात के पैदा करने का इल्ज़ाम भी सामने आया। लेकिन मिस्र के साथ फीफा के इम्तियाजी सलूक ने मिस्री कोच को नस्ल परस्ताना अलामत के इजहार पर मजबूर किया। लेकिन ये फीफा की अर्जेंटाइन नवाजी या मेसी के लाड उठाने से ज़्यादा अपना बिजनेस मॉडल बचाने से इसकी कोशिश थी। अर्जेंटाइन और मिस्र के ज़बरदस्त मैच से पहले रोनाल्डो का पुर्तगाल और नेमार का ब्राज़ील राउंड 16 में बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह से टूर्नामेंट अवामी मकबूलियत खो रहा है। मैच टिकट की कीमत में 60% कमी हो चुकी है और इन हालात में अर्जेंटीना और मेसी की वतन वापसी फीफा को किसी सूरत गवारा नहीं थी।
क्या फिक्सिंग के हुनर से जुड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप का ये बिजनेस मॉडल फीफा और फुटबॉल के जवाल का सबब नहीं बनेगा? इस पर बात करेंगे स्पोर्ट्स एंकर अजीम राना से। अजीम, बहुत शुक्रिया। मिस्र के खिलाफ अर्जेंटीना की मुतनाज़ जीत पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेर बहस है। एक अंधे को भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अर्जेंटीना को वो जीत दी गई जिसकी वो मुस्तहिक नहीं थी। इस पर आलमी मुबस्सरीन भी काफ़ी तबसरा कर रहे हैं, आप क्या राय देंगे? जी बिल्कुल आयशा, जैसे आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और अगर हम इसे बोलें कि ये दुनिया के जितने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ा इवेंट है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यकीनन कुछ रूल्स इस वक्त चेंज किए गए हैं। इसमें पहले 32 टीमें होती थी, अब 48 टीमें हैं। और फिर जितना बड़ा इवेंट होता है उसके साथ हम लोग देखते हैं कि उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती हैं। अभी हालिया दिनों में जो बड़ी कंट्रोवर्सी है वो यकीनन अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट मैच से मुतल्लिक थी। कहा यह जा रहा है कि जी जो VAR पे रिव्यूज़ हुए हैं वो फ़ायदा उन्होंने दिया है अर्जेंटीना को, चूँकि अर्जेंटीना एक पॉपुलर टीम है इसलिए उनके हक़ में गए हैं। और इजिप्ट जो कि एक मुस्लिम टीम है एंड गालिबन वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, तो उनके साथ ज़्यादती हुई है। मैं ख़ुद भी वो मैच देख रहा था, तो उसमें ज़ाहिर है रेसिज्म के अगेंस्ट एक सर्टेन एक्शन अब इजाज़त है बनाने की, तो वो हम देख रहे थे कि जो इजिप्ट के जो कोच हैं वो मखसूस वो इशारे भी कर रहे थे और उस मैच के दौरान वो रेफरी ने उन्हें येलो कार्ड भी दिया। बहरहाल ये सारी उस मैच की सूरत हाल है। देखें जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि डिसीजंस हुए हैं जब बड़ा इवेंट होता है और मुतनाज़ डिसीजंस भी सामने आते हैं, लेकिन जो ये वाला स्पेसिफिक मामला था VAR रिव्यूज़ वाला, ये अकॉर्डिंग टू द रूल था। ये जो VAR के रूल्स मुतारिफ करवाए गए हैं वो इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं, उनको कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। और वो रूल बड़ा ही सिंपल था। वो रूल ये था कि अगर कोई अगली टीम के डिफेंडर को रोकने की कोशिश करता है, अटैकर टैकल करता है जिसमें बॉडी टू बॉडी टच होता है और इवेंचुअली वो बिल्डअप होता है, बाद में जाके गोल स्कोर हो जाता है, तो वो VAR के थ्रू, VAR टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको रिवर्स में स्लो मोशन में करके देखते हैं और वो देखते हैं कि क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी किसी को गोल करने से रोकने की, उसमें बॉडी टच है, तो वो फिर ऑब्वियसली कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि इसमें हुआ भी। ऑल्दो वो थोड़ा बाद में जाकर हुआ, लाइक 100 यार्ड तक वो एक बिल्डअप हुआ, उसके बाद गोल स्कोर हुआ। अब मुतनाज़ इसलिए बन गया क्योंकि तब तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हमें इजिप्ट लग रहा था। एक गोल वो कर चुके थे और ये दूसरा गोल था इजिप्ट का जो कैंसिल हुआ था और इस पे फिर काफ़ी शोर सुनने को मिला, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द रूल था। अब वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इसी मैच के दौरान हमने फिर ये देखा था कि एक गोल अर्जेंटीना की जानिब से जो स्कोर किया गया बाद में लेटर ऑन जाके, उसको क्यों नहीं फिर VAR के थ्रू कैंसिल किया गया, जिसमें मोहम्मद सलाह जो कि मेन प्लेयर हैं इजिप्ट के, उनको टैकल करने की कोशिश की गई थी। तो वहाँ पर भी वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रिप्ले में भी दिखाया गया था कि उसमें कांटेक्ट जो है डिफेंडर का वो पहले बॉल के साथ है, बाद में प्लेयर के साथ है। अगर आपने पहले बॉल को टच कर लिया है और वो आप बॉल लेकर निकल आए हैं, वो इवेंचुअली बिल्डअप होता है, आप गोल स्कोर कर देते हैं, तो वो एक फेयर है। अगर आप जानबूझकर किसी प्लेयर को पहले टच कर रहे हैं, उसको गिराने की या रोकने की या इवन शर्ट खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो VAR में चेक हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उसको वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये एक अकॉर्डिंग टू द रूल था बिल्कुल, जो कि VAR के थ्रू गोल कैंसिल किया गया इजिप्ट का। लेकिन वो फिर चूंकि इजिप्ट मैच हार गई और एक सिंपैथीज भी थी, एक कनेक्शन था फैंस का इजिप्ट के साथ, और उसके बाद ये वावेला मचा दिया गया, या कह लें वावेला तो नहीं, खैर चले कह लें कि जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे लोग, उनकी राय ये रही कि ये एक मुतनाज़ डिसीजन था। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बड़ी टीम है तो उसकी सपोर्ट में हमेशा से गोल जो है वो अगर है तो डिसीजन उनकी फेवर में रेफरी देगा, और अगर एक कोई छोटी टीम है तो उसके अगेंस्ट ये होगा। इससे पहले वैसे मुतनाज़ डिसीजन मैं आपको बताऊं तो 1966 का एक मैच था जी, घोस्ट गोल के नाम से भी कहा जाता है। इंग्लैंड का मगरबी जर्मनी के साथ ये मैच था, जिसमें इंग्लैंड ने जब बॉल को शूट मारी, उनके प्लेयर ने गोल करने की कोशिश की, वो क्रॉस बार जो कि गोल के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं पोल्स, उसको बॉल टच हुआ और नीचे गिर गया, यानी कि वो गोल पोस्ट के अंदर बॉल नहीं गया, तो रेफरी ने उसको गोल दे दिया। जो वेस्टर्न जर्मनी था वो शोर मचाता रह गया कि जी ये गोल नहीं है, लेकिन चूंकि रेफरी ने देखा था तब VAR टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इवेंचुअली इंग्लैंड को उसका फ़ायदा हो गया। और इसी तरह अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड बड़ा फेमस मैच है 1986 का, जिसमें मैराडोना को एडवांटेज मिला था, एक हाथ के जरिए, उनका हाथ लगा था, प्रॉपर हाथ के जरिए उन्होंने गोल कर दिया, और VAR टेक्नोलॉजी तब नहीं थी और रेफरीज ने उसको एक लीगल गोल करार दिया, तो उसका एडवांटेज अर्जेंटीना को मिल गया। तो इस तरह से भी इवेंट्स में चलता है। लेकिन अब ये VAR टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का बेसिकली मकसद ही यही था कि जितना बड़ा ये इवेंट होता जा रहा है,
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फेयर डिसीजंस हो। अजीम, पुर्तगाल की शिकस्त के बाद टूर्नामेंट के टिकट की कीमत 60% तक कम हो गई है। क्या अर्जेंटीना की मुतनाज़ जीत फीफा का बिजनेस मॉडल बचाने की कोशिश थी? और अगर अर्जेंटीना भी बाहर हो जाता तो टूर्नामेंट में क्या दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाती? अच्छा जी, ये भी बिल्कुल मैंने भी ये खबर पढ़ी है और कहा यह जा रहा है कि जी चूँकि रोनाल्डो के फ़ैन बहुत ज़्यादा थे और रोनाल्डो जो है अब वो उनकी नहीं रही है, क्या कहते हैं, टीम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई है और वो बाहर हो गए हैं क्वालिफाइंग राउंड से। तो इस वजह से जो है वो टिकट की सेल कम होना शुरू हो गई, ये भी कहा जा रहा है वैसे। लेकिन ये एक्चुअली मैं इसको ये भी देख रहा था कि ये कोई फीफा की प्राइस नहीं है, मतलब लाइक जो फीफा की टिकट्स की ऑफिशियल प्राइस है ये वो नहीं है। मिसाल के तौर पर आप पुर्तगाल के फ़ैन, आपने टिकट्स खरीदे थे, आपको लग रहा था कि राउंड 16 से आगे जाएगी, पुर्तगाल क्वार्टर फाइनल में जाएगी, फिर इवेंचुअली सेमीफाइनल में जाएगी, तो आप लोग टिकट्स खरीद लेते हैं, आपसे मुराद जो भी पुर्तगाल के फैंस हैं। और इवेंचुअली वो जब वो नहीं जा पाई तो उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है अब उन्होंने ब्लैक मार्केट में वो टिकट्स को सस्ते बेचना है, तो वो टिकट्स फिर सस्ते बेचेंगे। तो इस चक्कर में ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी टीम है चूंकि वो आगे नहीं जा पाई तो इस वजह से पैसों का भी नुकसान हो रहा है या पैसा इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर ऐसा हो पाता ना तो इसकी भी एक एग्जांपल थी और वो ये थी कि 2004 का जो यूरो कप फाइनल है वो यूनान जीता था, ग्रीस, और उसमें उनका मुकाबला जिस टीम के साथ था वो यही पुर्तगाल की टीम थी और पुर्तगाल तब भी फेवरेट थी, तब भी फेमस पुर्तगाल थी। लेकिन और कोई भी मैं आपको बताऊं तो फुटबॉल फैन ग्रीस के उस मैच को जितना वो डिफेंडिंग पोजीशन में आके मैच खेलते हैं, उस स्लो मैच को, उस डिफाई पोजीशन को ग्रीस की अगर हम कहें तो वो नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ये एक फेयर डिसीजन था, इसमें पैसा इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं था उसमें। हालांकि जो फीफा या यूएफा की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको नुकसान हुआ था इवेंचुअली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे, क्योंकि बड़ी टीम इवेंचुअली पहले बाहर हो गई थी और फाइनल ग्रीस जीती थी। तो ये एक एग्जांपल हमारे सामने है कि पैसा इन्वॉल्व होता है लेकिन इवेंचुअली जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, इसमें फीफा है, उनको फेयर प्ले करना पड़ता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ ज़रूर हो जाती है, पैसा डेफिनेटली इन्वॉल्व भी होता है, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ये तयन नहीं किया जा सकता कि ये टीम आगे जाएगी। उस टीम को पूरे क्वालिफाइंग राउंड को खेलना पड़ता है। लेकिन ये तो फिर काफ़ी तशवीशनाक है ना कि खेल की शफाफियत को दाव पर लगाकर फीफा स्पोर्ट्स का बिजनेस मॉडल बचा रही है। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था ना अभी कि ये इसके जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको सपोर्ट हरगिज़ नहीं किया जा रहा फीफा की तरफ से। हरगिज़ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इसमें फेयर प्ले टीम्स को करना पड़ता है। देखें, अगर मिसाल के तौर पे हम ले लें कि जी अगर फीफा सिर्फ ये चाहता है कि चूंकि बड़े प्लेयर हैं तो उनमें उनके नाम होंगे, उनके फ़ैन फॉलोइंग होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, तो लिहाजा उन्हीं की टीम्स को बचाया जाए वर्ल्ड कप में। अगर ऐसा हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इंडिया की किसी फुटबॉल टीम को चांस दे देना चाहिए या चाइना की फुटबॉल टीम को चांस दे देना चाहिए, क्योंकि आबादी के लिहाज से जितने बड़े मुल्क ये हैं, जितनी आबादी यहाँ पर है, अगर इनकी टीमें आके फीफा में खेलना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली फिर उतने ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी बिकेंगे, उतने ज़्यादा फैंस भी टिकटें खरीदेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ पैसों को नहीं देखा जाता है। कोई भी टीम आती है उसको परफॉर्म करना पड़ता है, पैसा ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो बिलियनियर हैं ऑलरेडी, किसी भी क्लब के लिए खेलते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। मेसी हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। इसी तरह से किसी भी टीम के आप स्टार प्लेयर को ले लें, कोई भी सस्ता प्लेयर नहीं है, पैसा इवेंचुअली इन्वॉल्व होता है। लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि पैसे की बिना पर डिसीजंस लिए जाते हैं या पैसा असरअंदाज होता है किसी भी टीम की परफॉर्मेंस से कताए नज़र कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। चूँकि उस टीम के फैन ज़्यादा हैं, उस टीम की टिकट ज़्यादा बिक गई हैं और वो पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इस टीम को सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल तक लेके चला जाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो क्या मिस्र की शिकस्त को फ़लस्तीन के हक में उनके कोच की 2 रोज़ कबल की पोस्ट को भी जोड़ा जा सकता है? अच्छा जी, बिल्कुल ये भी है। देखें, पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है, नो डाउट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उसका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड असर होता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगेन बात वही है कि उसकी वजह से कोई मेजर डिसीजंस नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इजिप्ट की अगर हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ हैं या उनके प्लेयर्स उनकी सपोर्ट में कोई पोस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसी चक्कर में उनको मैच हरवा दिया जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, अगर ऑन फील्ड रेफरी मौजूद है और उस रेफरी ने कोई डिसीजन करने हैं तो उस रेफरी की अपनी रेपुटेशन भी स्टेक पर है।
क्योंकि उनकी भी ग्रेडिंग्स होती हैं, उनकी भी रेटिंग्स होती हैं, और इस तरह से फीफा की एक पूरी कमेटी है जो रेफरीज की कमेटी है। अगर कोई डाउट हो जाए कि कोई एक रेफरी मुतनाज़े फैसले दे रहा है, मुसलसल किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, तो आई गेस कि उस रेफरी की अपनी जो रेटिंग है ख़राब हो जाएगी, उसका अपना करियर दाव पे निकल जाएगा। अभी इसी से रिलेटेड हमने ईरान वाली सिचुएशन देखी थी कि ईरान और अमेरिका की चूंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त, लेकिन उसमें कुछ बायसनेस वाकई सामने आई थी। उसमें ईरान को उनके 15 मेजर ऑफिशियल थे जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ किए गए, उनके फैंस को वीज़ाज़ नहीं दिए गए, मेजॉरिटी अमेरिकन फैंस वहाँ पर मौजूद थे स्टेडियम में। फिर ऑब्वियसली जब आपके होम टाउन में मैच है, होम एडवांटेज है अमेरिका को, और फिर वहाँ पे जो क्राउड है वो ऑलरेडी एक मुल्क के अगेंस्ट है और वो नारेबाजी कर रहा है, तो सोचें उस प्रेशर में किसी टीम को अगर परफॉर्म करना है तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी मुतासिर हो सकती है। ये बायस रवैया हमें नो डाउट ईरान के मामले में ज़रूर देखने को मिला। फिर जी 24 घंटे का उनके पास फ्लाइट टाइम दिया गया। 3 कंट्रीज़ होस्ट थे, मैक्सिको था, कनाडा था, अमेरिका। सब ये बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स के इनके ईरान के मैचेस आप कनाडा में रख सकते थे या मैक्सिको में, अमेरिका में ही क्यों रखे गए? और वो उनका ट्रेनिंग कैंप मैक्सिको में है, वो वहाँ से फ्लाई करते हैं, 24 घंटे का सिर्फ विंडो है, उस 24 घंटे के अंदर आपने पहुँचना है, आप सही तरह से रिलैक्स भी नहीं कर पा रहे और आपने मैचेस खेलने हैं, तो ऑब्वियसली ये आपकी एक फिटीग सिचुएशन हो जाती है। तो ये भी एक सिचुएशन थी, मतलब मिक्स एंड मैच वाली सिचुएशन है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पर असरअंदाज हो रही है, लेकिन दूसरी जगह पे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जहां पता चल रहा है कि बाकी सियासी मामलात भी इन्वॉल्व हैं बीच में। अच्छा अजीम, फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल गेम है और फीफा के मुतनाज़े फैसले खेल पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है? क्या कारोबार से जुड़े ऐसे किसी भी खेल का कोई भी टूर्नामेंट हकीकी चैंपियन का फैसला कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। आई गेस के इस जैसे देखिए जी, बिजनेस मॉडल चेंज ज़रूर हो सकता है। मेरी ये ज़ाती राय है, बिजनेस मॉडल जैसे अभी फीफा ने चेंज किया, उन्होंने ये किया कि 48 टीम्स कर दी, 32 के बजाय 48 टीमों का मतलब केप वर्दे जैसी टीम आ रही है और वो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपनी टैलेंट पे, अपनी परफॉर्मेंस पे। इससे पहले केप वर्दे को कोई नहीं जानता, उनके गोलकीपर हैं 40 साल के वो जीना, उनको कोई नहीं जानता था, चंद हज़ार की उनके फ़ैन फॉलोइंग थी, इंस्टाग्राम पे मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हो गए। ऑल्दो वो नहीं जीते हैं इस इवेंट में, बहुत आगे तक नहीं गए हैं, एक मेजर उन्होंने जो है वो राउंड तक क्वालिफाई करने में वो कामयाब ज़रूर हुए केप वर्दे, लेकिन फ़ायदा क्या हो गया? अब एक केप वर्दे की भी ऑडियंस बन गई। इसी तरीके से जब आप मल्टीपल टीम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अफ्रीकन टीम्स आ रही हैं, साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, यूरोपियन टीम्स हैं, एशियन टीम्स हैं, जब आप उसका होराइजन ओवरऑल ब्रॉड कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर उतने ही ममालिक में वो मैचेस देखे जाएंगे और वहाँ से फिर उतनी कमाई भी आएगी। आई गेस इस तरीके से अगर आप कहें कि फाइनेंस इन्वॉल्व है तो वाकई इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप कहें कि पर्टिकुलरली किसी एक टीम की वजह से पैसा आ रहा है या किसी चूंकि एक टीम की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और वहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं लिहाजा हम इसी टीम को जिताते जाएं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है। इसकी मैं एग्जांपल एक आपको दे सकता हूँ। 2022 में ही ऑर्लो अर्जेंटीना वहाँ पे वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था, लेकिन अर्जेंटीना शुरुआती ग्रुप के मैचेस में सऊदी अरब के अगेंस्ट मुझे याद है कि उनके 3 गोल हुए थे जो कि VAR टेक्नोलॉजी के थ्रू ही, जिस VAR टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तब उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगेंस्ट सऊदी अरब 2022 के ग्रुप मैचेस में 3 गोल को मंसूख किया गया था। यानी कि टेक्नोलॉजी जो अब एडवांस हुई है वो किसी ना किसी तरीके से फीफा को सपोर्ट कर रही है और रूल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, उनका इस्तेमाल ज़रूर डिफाइन कर देना चाहिए कि तरीक़ाकार, क्योंकि उसमें इनकन्सिस्टेंसी है जिसकी वजह से लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिलता है। और अगर सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होता तो वाकई फिर केप वर्दे जैसी टीम में या किसी और टीम के आने का और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का कोई चांस ही नहीं बन सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।